नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम यूएपीए कानून पर कानूनी जानकारी देंगे। यूएपीए का फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। इस कानून का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है और इसके तहत पुलिस ऐसे आतंकियों, अपराधियों या संदिग्ध लोगों को चिन्हित करती है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं, आतंकी गतिविधि के लिए लोगों को तैयार करते हैं या फिर ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। ऐसे मामलों में एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के पास काफी शक्तियां होती हैं। एनआईए महानिदेशक के पास तो ये अधिकार भी होता है कि जांच के दौरान वो संदिग्ध या आरोपी की संपत्ति भी कुर्की जब्ती करवा सकते हैं। अगस्त 2019 में संसद में यूएपीए संशोधन बिल पास हुआ था। पहले जहां इसके तहत केवल किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करने का पावर था, वहीं संशोधन के बाद इस कानून को ये ताकत मिल गई कि जांच के आधार पर किसी संदिग्ध शख्स को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगर आपका यूएपीए से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं, कानूनी जानकारी ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। एक बार विषय की जानकारी आपको एक बार फिर से दे देते हैं। यूएपीए कानून से जुड़ी कानूनी जानकारी और कानूनी सहायता के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-6127-937, 0120-6127-938। इन नंबर्स पर कॉल करके आप इस विषय से जुड़ी कोई भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए परमानंद पांडे जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि यूएपीए अधिनियम का क्या अर्थ है, इसे क्यों लागू किया गया? संक्षेप में अगर हम आपको बताएं कि यूएपीए के क्या अर्थ है, तो ये एक एंटी टेरर लॉ है। यानी जो ऐसा नियम जो आतंकवाद के खिलाफ काम करने वाला कानून, इस कानून को कहते हैं यूएपीए एक्ट। मैंने जो ये प्रिवेंशन एक्ट है, एक तरह से ऐसी एक्टिविटीज जो अनलॉफुल हो, जो कानूनी न हो, जो गैर कानूनी हो, ऐसी गतिविधियों को रोक लगाने के लिए जो कानून बनाया गया है उसका नाम है यूएपीए एक्ट, यानी एंटी टेरर एक्ट। ये इस ढंग का इसका आप संक्षेप में इतिहास को ले सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि इस देश में बहुत सारी टेररिस्ट घटनाएं लगभग 3-4 दशकों से बहुत तेजी के साथ हो रही है जी। खास तौर पर पंजाब के उस कांड के बाद, जिसमें गोल्डन टेम्पल पर ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, उसके पहले से ही लेकर के और अब तक बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि आए दिन कहीं बम ब्लास्ट हो जाते हैं, कहीं कुछ और घटनाएं हो जाती हैं। कुछ ऐसे संगठन हैं जो नारे लगाते रहते हैं देश को तोड़ने के लिए, देश की एकता और अखंडता को खंडित करने के लिए बात करते रहते हैं। ऐसे लोगों पर रोक लगाने वाली गतिविधि को ही आप यूएपीए कह सकते हैं कि आप उनको, ये एंटी टेरर लॉ है जिससे उनकी ऐसी गतिविधियों पर जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उन पर रोक लगाई जाती है। तो संक्षेप में और सरल भाषा में इसी को आप यूं कह सकते हैं कि आतंकवाद विरोधी कानून ही यूएपीए एक्ट है। जी परमानंद जी, यूएपीए अधिनियम में गैर कानूनी गतिविधियों और आतंकवाद को कैसे परिभाषित किया गया है, ये भी जानना चाहेंगे। खास तौर पर आपको ये जानने का, परिभाषित करने का अर्थ ये है कि पहले तो जैसे आपने अपनी प्रस्तावना में बहुत अच्छी बात बताई कि पहले तो संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाता था जी, लेकिन ऐसी स्थिति आ गई, जैसे आपने देखा होगा भीमा कोरेगांव में ऐसी घटना हुई तो उसमें संगठन पर न लगाकर कुछ व्यक्तियों के आधार पर व्यक्तियों के खिलाफ ही कार्रवाई की जाने लगी। बहुत सारे ऐसे देखे होंगे, पंजाब में कई ऐसे, कश्मीर में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, या बस्तर में कई ऐसी घटनाएं हुई जहां पर व्यक्तियों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। तो इस ढंग की गतिविधियों के खिलाफ जो संगठन से जुड़े न होकर के भी
व्यक्तियों के खिलाफ भी हो सकती है अगर वह ऐसे कार्य में लिप्त पाए जाते हैं, उनको एक तरह से संलिप्त दिखाया जाता है कि वह देश विरोधी काम है, जो देश की एकता और अखंडता में कहीं भी रोड़े करने वाला काम है। जी कहीं भी वो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे लगता है कि हमारे देश की एकता और अखंडता में खलल पैदा होगी और कुछ नुकसान पैदा होगा, या किसी को बहका रहे हैं, किसी को उकसा रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, झुंड लगा करके वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं कि लोग उसके कारण लोगों में एक तरह से प्रवोक हो जाएं कि वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हों। ऐसे कार्य को रोकने के लिए इस एक्ट का बनाया गया है और यही इसकी एक सामान्य सी परिभाषा है और इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि ये एक बहुत काफी दिनों से सोचा विचारा कानून ऐसा था जिसको 1967 में सबसे पहले लागू किया गया था, फिर पोटा आया, फिर टाडा आया, लेकिन अंत में 2019 में अगस्त 2019 में इस कानून को लाया गया और इस कानून का उद्देश्य यही रहा है कि ऐसी गतिविधियों पर कड़ाई के साथ पालन किया जा सके और उनके साथ कड़ाई के साथ पेश किया जा सके जो कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और धज्जियां उड़ा करके देश की एकता और अखंडता को चकनाचूर करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। यूएपीए कौन लगा सकता है परमानंद जी? अगर बात की जाए यूएपीए कब और किन हालातों में लगाया जा सकता है? देखिए, यूएपीए लगाने का अधिकार दो शक्ति है। एक तो ये राज्य सरकार के पास भी ये अधिकार मिला हुआ है कि वो यूएपीए को लगाएं और केंद्र सरकार को तो इसका अधिकार है ही कि केंद्र सरकार इस चीज को देखे कि एनआईए का, जैसे आपने कहा, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो उसको पूरी तरह से ये अधिकार है कि वो ये यूएपीए एक्ट लगाए। यूएपीए एक्ट लगाने के बाद आप ऐसे कानून को लगाने के बाद कोई भी व्यक्ति जल्दी जमानत नहीं पा सकता है, उसकी जमानत बहुत ही कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और कोर्ट हम किसी भी व्यक्ति को एनआईए का अधिकारी अगर चाहे तो जब चाहे गिरफ्तार कर सकता है और उसके खिलाफ ये यूएपीए की धारा लगा करके उसको गिरफ्तार कर सकता है और गिरफ्तार करने के बाद जमानत के लिए रोक लगा सकता है कि जमानत नहीं मिलेगी। ये स्थिति है कि यूएपीए की। तो यूएपीए का मतलब ये कि आप बहुत ही सख्ती इसमें दिखाई जाती है, ये सामान्य सी सख्ती नहीं, बहुत कड़ाई के साथ इसका पालन किया जाता है और लगाने का अधिकार जहां तक है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही इसकी परमिशन मिली हुई है कि वो यूएपीए को लगाएं और जहां तक हो सके वो इस चीज को देखें कि संलिप्त जो पाए जाते हैं आतंकवादी गतिविधियों में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल परमानंद जी, जैसे कि बात आपने अभी की कि आतंकवादियों पर सख्त इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, इसी में हम जानना चाहेंगे कि आतंकवाद मामले में जब्ती से संबंधित प्रावधान क्या है और आतंकवादी कार्यों के लिए धन जुटाने की सजा क्या है? देखिए, ये बात आपने ठीक कही कि वास्तव में सबसे समस्या की जड़ तो धन है। धन अगर नहीं मिलेगा तो तमाम आतंकवादी गतिविधियों को जो ऑक्सीजन मिलती है ना, वो ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी और वो उनकी गतिविधियां अपने आप बंद हो जाएंगी। लेकिन देश में और देश के बाहर भी ऐसी शक्तियां बनी हुई हैं जो धन मुहैया करा करके आतंकवादी गतिविधियों में लोगों को प्रोत्साहित करती है, वो उनको आगे बढ़ाती है। तो सबसे जरूरी बात ये होती है कि ऐसी चीजों पर रोक लगाने की जरूरत है। तो इसी रोक लगाने की प्रक्रिया में ही यूएपीए हमारे लिए सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है। और सीजर की जहां तक बात है तो जैसे ही एनआईए को पहले तो सीजर के लिए ये था कि कोर्ट से आपको परमिशन लेनी पड़ती थी। यहाँ पर यूएपीए के तहत आपको कोर्ट से किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है। ये एनआईए के इंस्पेक्टर लेवल से ऊपर के अधिकारी को ये अधिकार प्राप्त है कि वह जब चाहे किसी की व्यक्ति की और या किसी संस्था की संपत्तियों को सीज कर सकता है, उसकी जब्ती कर सकता है और वो जब्ती के खिलाफ वो कानून के लिए जब तक जाएगा तब तक ये स्थिति आएगी कि वो तब तक कुछ उसके लिए जुट जाएगी, सामग्री जुट जाएगी और सामग्री को अगर वो कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट इस चीज से संतुष्ट हो जाता है कि एनआईए की जांच में ये सारी चीजें प्राइमा फेसाई माने एक प्रथम दृष्टया सही पाई गई हैं, तो उस व्यक्ति की जब्ती को रोका नहीं जा सकता, वो जब्ती बनी रहेगी और उसके जो जमानत है वो जमानत की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी।
जी परमानंद जी, अगर बात की जाए सरकार के पास एक गैर कानूनी संघ या अनलॉफुल एसोसिएशन में धन के उपयोग में जो कार्रवाई की जाती है प्रतिबंधित करने की, उसकी शक्तियां क्या हैं? देखिए, अनलॉफुल जो ये उसको पीएमएलए, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जी मनी लॉन्ड्रिंग का तात्पर्य ये है कि यहाँ से लोग, आप देखिए आम तौर पर ये घटना होती है कि यहाँ इकट्ठा किया जाता है, पैसा इकट्ठा किया जाता है, देश विदेश में भेज दिया जाता है और वहां से फिर पैसे को मंगाया जाता है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। माने ये पैसे जो काला पैसा है, उस काले पैसे को सफेद रूप में आप यहाँ ले आते हैं और फिर उसके काले काम में उसका प्रयोग किया जाता है जी, काले धंधे में उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये पीएमएलए, ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आता है, जो इससे यूएपीए का ही एक अंग है कि आप इस गतिविधियों को किसी भी तरह से अगर रोक रहे हैं तो किसी व्यक्ति को जो अगर यूएपीए में अगर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो हमको ये भी देखना होगा कि वह व्यक्ति किसी भी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं कर पाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग अगर करता है तो वैसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और वह सख्त से सख्त कार्रवाई के अंतर्गत वो ऐसा उसमें ये देखने को ये भी मिलेगा कि अगर वो ढंग की कार्रवाई रोकी जाए तो क्या कार्रवाई की जाएगी कि वह पूरा का पूरा उसकी जब्त कर ली जाएगी और आगे आने वाली गतिविधियों में भी उसको लिप्त करने के लिए उसको गिरफ्तार किया जाएगा और जो भी जीप पकड़ में आया है उसको सीधे उसकी जब्ती हो जाएगी और जब्ती के बाद उसको कभी छोड़ा नहीं जा सकता। गैरकानूनी संघ का अगर सदस्य होने की बात की जाए तो इसके सदस्य होने के लिए क्या दंड है? अब किसी संगठन को बैन कर दिया गया है, मान लीजिए जी, जैसे ये तो हिंदुस्तान में कुछ संघ हैं, कुछ बाहर विदेश से भी संघ हो जाते हैं जी, जैसे मान लीजिए अलकायदा हुआ, ये इस ढंग का संगठन अगर मान लीजिए उस संगठन के वो हमारे देश में अगर प्रतिबंधित हैं और कई और देशों में प्रतिबंधित हैं, अगर उनका कोई व्यक्ति सदस्य होता है तो वह गैर कानूनी है और गैर कानूनी व्यक्ति के खिलाफ जो अगर वो गैर कानूनी संगठन के खिलाफ उनका अनलॉफुल एसोसिएशन वाले काम होते हैं, अगर उन्होंने बना रखा है, अगर उसका कोई भी व्यक्ति उसका सदस्य है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ये हमको यूएपीए के तहत एक विस्तृत पावर, एक तरह से आप कह सकते हैं एक्सटेंसिव पावर हमको मिल जाता है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। हम मतलब सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। ये व्यापक अधिकार उनको मिल जाता है कि अगर मान लीजिए वो ऐसी गतिविधि में वो लिप्त पाए जाते हैं जो कोई संगठन जिसको सरकार ने बैन कर रखा है। यहाँ भी हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो बैन किए जा चुके हैं, लेकिन उनके संगठन में अगर कोई व्यक्ति उसका सदस्य पाया जाता है तो जैसे सिमी है, सिमी प्रतिबंधित है, सिमी का कोई सदस्य मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई, जो सिमी के खिलाफ कार्रवाई होगी वही कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ होगी जो उसका सदस्य है। क्यों कि सदस्य के खिलाफ अगर कार्रवाई ना हो तो संगठन के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई मतलब नहीं रह जाता, वो पूरी तरह से बेमानी हो जाता है। इस नाते उस व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई होना आवश्यक है जो वह संगठन प्रतिबंधित संगठन का सदस्य है। जी परमानंद पांडे जी, गैर कानूनी गतिविधियों और आतंकवादी कार्यों के लिए सजा का क्या प्रावधान है, ये जानना चाहेंगे आपसे। बहुत कठिन सजा है इसके लिए। सजा का प्रावधान ये आप मान लीजिए कि जिस व्यक्ति को जल्दी जमानत न मिल सकती है वो सजा कठिन अपने आप में हो जाए। अगर कोई भी व्यक्ति अगर इन गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, आतंकवादी गतिविधियों में पाया जाता है, संलिप्त पाया जाता है तो उस व्यक्ति की जमानत नहीं होती है। जमानत के लिए अगर आप अर्जी दायर करते हैं तो कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है कि वो आपको इस अर्जी को मंजूरी दे दे। फिर हाई कोर्ट में आते हैं, हाई कोर्ट उसकी विवेचना करता है, देखता है कि क्या एनआईए द्वारा लगाए गए आरोपों में कुछ हद तक सच्चाई है, क्या यह व्यक्ति सचमुच रूप से ऐसे संगठन में संलिप्त पाया गया है जहां पर हमको ये दिखाई देता है कि ये इसकी गतिविधियां देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए हानिकारक साबित होंगी तो कोर्ट वहां पर उनको सजा नहीं देता है। ये इसका इसलिए जरूरी है कि अगर उनको सजा से मुक्ति मिल गई कि उनको जमानत मिल गई है तो फिर वो एक तरह से
बेखबर होकर के घूमेंगे और अपनी गतिविधियों में लिप्त पाए जाएंगे। इसी नाते ऐसा काम उनके लिए सबसे जरूरी हो गया है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है। एक चीज और खास तौर पर जान लीजिए कि इन गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति को कम से कम 5 साल की सजा मिलती, कम से कम 5 साल, और अधिक से अधिक उसको आजीवन कारावास होता है। तो आप इसी चीज से अंदाज लगा सकते हैं कि 5 साल तक किसी की जमानत न हो और 5 साल कम से कम सजा, अगर मान लीजिए छोटी छोटी सजा मिली है तो भी उसको 5 साल की सजा मिलेगी और अधिक से अधिक उसको आजीवन कारावास हो जाएगा। आजीवन कारावास के बाद और क्या हो सकता है? तो ये इतनी कड़ी सजा मिलने के बाद तभी तो इसका कड़ाई से कानून पालन करने पर ही आप आतंकवाद विरोधी कानून का सही ढंग से देश और समाज को लाभ पहुंचा। जी बिल्कुल। परमानंद जी, सजा की बात कर रहे हैं तो गवाह को धमकी देने की क्या सजा होगी? ये कठिन, इतना ही कठिन है जितना कि किसी आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त पाए गए व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई। तो अगर किसी गवाह के खिलाफ ये प्रमाण मिल जाता है, ये अगर साबित हो जाता है कि इस व्यक्ति को धमकाया गया है, तो वह अपराध जो है वो दुगना बढ़ जाता है, वो और कठिन हो जाता है। तो निश्चित तौर पर जहां 5 साल की सजा की बात होने वाली थी, वहां अब उसको पूरी ताजिंदगी माने पूरा जीवन का तो सजा मिलेगी। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाती है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन, विटनेस प्रोटेक्शन जो सबसे जरूरी काम है, अगर विटनेस को प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है तो आप ये मान के चलिए कि कानून का आधे अधूरे ढंग से पालन किया गया है। इसीलिए सबसे जरूरी है कि विटनेस का प्रोटेक्शन हो, गवाही देने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से सुरक्षा मिले, और जो लोग धमका रहे हैं, जो लोग उनको डरा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। यही इस कानून का उद्देश्य है, यही इस कानून का मंतव्य है, यही इस कानून का ऑब्जेक्टिव है, यही इसका एम्स है। ये इस एम्स के पाने के लिए ही ये काम किया जाता है, जिससे कि हम दूसरे को आतंकवादी गतिविधियों में आने से डिस्करेज कर सकें, उनको आने से हतोत्साहित कर। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर बंद कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इन कैमरा ट्रायल सहित गवाहों की उस वक्त सुरक्षा के क्या प्रावधान हैं? देखिए, वैसे तो इन कैमरा प्रोसीडिंग का जो बात है, ये केवल 2-3 चीजों में हमारे यहाँ सीआरपीसी में प्रावधान है। जी। जैसे सीआरपीसी में एक प्रावधान है कि जैसे रेप विक्टिम है, रेप विक्टिम का कोई आप पब्लिक में ट्रायल नहीं हो सकता है। उसके खिलाफ अगर कोई गवाही लेनी है तो इन कैमरा प्रोसीडिंग का मतलब कि कोर्ट जज के रूम में ही, उसके चैम्बर में ही कार्रवाई होती है और उसमें जनरल लोगों के आने जाने का प्रतिबंध हो जाता है। जी। दूसरे तमाम जो उससे संबद्ध वकील नहीं है वो भी नहीं जा सकते हैं, न तो आम जनता उसमें जा सकती है, न लोग और जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है, वही व्यक्ति जा सकता है जिसके खिलाफ जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, या जो उसका विक्टिम है, जैसे रेप का विक्टिम हुआ तो वही विक्टिम ही उसके खिलाफ जा सकता है। ऐसे ही इसमें यूएपीए में जो अगर मान लीजिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही है और विटनेस उसमें गवाही देने के लिए गया है, तो विटनेस की पूरी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी होती है कि उसको, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसको देखा जाए कि उसके खिलाफ कोई ऐसा कदम न उठाया जा सके कि जिससे उसको बाद में हानि हो। इसीलिए इसको इन कैमरा प्रोसीडिंग कहते हैं कि उस प्रोसीडिंग के दौरान वो कार्रवाई जब हो रही है तो उसके दौरान जनरल पब्लिक के आने जाने पर रोक हो जाती है। वो यानी तक वही वकील उसमें शामिल हो सकते हैं, चाहे वो पक्ष के विपक्ष के हों, बाकी और वकील भी उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। और उसमें कोई भी व्यक्ति अगर उसके खिलाफ अगर यह आरोप लगा दिया जाता है कि ये व्यक्ति हमको बाहर निकलने पर धमका रहा है, तो उसके खिलाफ कानून और कड़ाई के साथ पेश आता है, क्योंकि जुर्म और गंभीर हो जाता है। परमानंद जी, एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे चाहेंगे। यूएपीए के नियम कानून संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने वाले आदेश के बारे में जरा कुछ बताएं। देखिए, ऐसे तो कई इस पर फैसले भी आ चुके हैं हाई कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट का तो नहीं फैसला आया, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले आए। वास्तव में यूएपीए कानून से संबंधित जानकारी संसद को इसलिए दी जाती है, इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि जिसमें इसमें पारदर्शिता बनी रहे, जिससे ये ना लोगों को लगने लगे कि नहीं यूएपीए कानून का दुरुपयोग हो रहा है।
इसी नाते इसके रिपोर्ट को सदन के दोनों सदनों में रखा जाता है और ये एनआईए के द्वारा रिपोर्ट जो बनाई जाती है उस रिपोर्ट को सदन के दोनों सदनों में रखा जाता है। संसद सदस्य लोग उस चीज को देख सकते हैं कि कहाँ इसका कोई दुरुपयोग हुआ है, क्या नहीं दुरुपयोग हुआ है। तो ये इसका सबसे ज्यादा आप लाभ इस बात को मिलता है कि इस कानून का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। इसका अगर दुरुपयोग हो रहा है तो संसद उस पर खुद नजर रखती है और संसद के सामने होम मिनिस्ट्री इस चीज को प्रदर्शित करती है और होम मिनिस्ट्री को पेश करने के बाद संसद सदस्य लोग इस पर बहस कर सकते हैं। और बहस का मतलब ये है कि आप देखिए कि कानून को कितना और मुखर बनाया जाए, कितना और कठोर बनाया जा सकता है, कितना इसके साथ और इसको एक तरह से टाइट किया जा सकता है। इस चीज को देखेंगे। अगर ये कहीं इसमें लीकेजेज हैं, कोई और कमी है तो उस चीज को भी वो देख सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि इस कानून का कहीं भी किसी भी तरह से दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है और ये कानून अपने उद्देश्यों और मंतव्यों को प्राप्त करने में पूरी तरह से सहायक साबित हो रहा है। यही इसका उद्देश्य है। जी परमानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।